बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 के आखिरी सेक्शन और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमेना ग्रेविटेशनल वेव्स उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये प्यारे बच्चों वो वेव्स हैं जो हमें यूनिवर्स के सबसे पावरफुल इवेंट्स के मुतल्लिक बताती हैं। अब इस पेज पे आप जो देख रहे हैं ये एक समरी है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। हम बेसिकली तीन चीजें पढ़ेंगे। एक, इन वेव्स का इंट्रोडक्शन, दूसरा इनकी टाइप्स, तीसरा इनकी डिटेक्शन का तरीका। तो ये पेज आपको समझी दे रहा है। इसमें सबसे ऊपर देखिए डेफिनेशन। तो स्पेस और टाइम में जो रिपल होते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल इवेंट्स जैसे कि ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार्स जब एक दूसरे के साथ क्रैश करते हैं तो उस वजह से पैदा होने वाले, ठीक है, जो रिपल्स होंगे जो कि स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करते हैं और इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से इनका आगाज हो रहा है, इनको ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। इनको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रेडिक्ट किया था और 2015 में तकरीबन 100 साल के बाद इनको दो ब्लैक होल्स के कोलिजन की वजह से बनने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को लाइगो यूएसए में डिटेक्ट किया गया। ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। इनका एम्पलीट्यूड बहुत टाइनी होता है, 10 की ताकत -21 से 10 की ताकत -22 मीटर के करीब करीब होता है। ये प्रोटॉन के साइज से भी छोटा साइज है। ठीक है, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ पहले बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको पेपर में आ सकता है। लास्ट में देखें, इस डिटेक्शन की वजह से, ये जो डिटेक्शन आपको मैंने बताई थी, इनकी वजह से 2017 में रेनर वाइस, डैरी सीबेरिश और किप एस थॉर्न को नोबेल प्राइज दिया गया और इसमें पाकिस्तानी लिंक भी है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे असल मुद्दे की तरफ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा, क्यों उन्होंने इसको प्रिडिक्ट किया। तो ये तस्वीर आप देखें गौर से। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक फैब्रिक जैसी कोई चीज है। ये जो आप देख रहे हैं ग्रिड एक नजर आ रही है, ये फैब्रिक जैसी कोई चीज है और इसके ऊपर डिफरेंट चीजें पड़ी, ऑब्जेक्ट्स जो कि स्फेरिकल हैं। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, एक ही ऑब्जेक्ट पड़ा है, एक ही ऑब्जेक्ट पड़ा है। ये ऑब्जेक्ट्स बेसिकली डिपिक्ट कर रहे हैं सेलेस्टियल बॉडीज को, जैसे कि प्लैनेट्स हो सकते हैं, स्टार्स हो सकते हैं, हमारा मून हो सकता है। अब आप देखें कि यहाँ पर इस फैब्रिक के अंदर झुकाव है। ये येलो वाला आप देखें ऑब्जेक्ट, ये सबसे भारी नजर आ रहा है और इसकी वजह से बनने वाला झुकाव सबसे ज्यादा है और ऑरेंज वाले की वजह से बनने वाला उससे कम है, रेड वाले की वजह से बनने वाला उससे भी थोड़ा है। ये बेसिकली स्पेस टाइम के अंदर डिस्टॉर्शन है। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि फोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती, खासतौर पे ग्रेविटेशनल। एक्चुअली में स्पेस टाइम कर्वेचर जो है, देखिए स्पेस टाइम हमारे पास फैब्रिक है, इसके अंदर मैसिव ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आप ऐसे कह सकते हैं डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करते हैं, उस वजह से फोर्स लगती है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये इसने ये एक तरह से झुकाव क्रिएट किया। अगर ये अपनी जगह पे या अपनी जगह से हिलेगा या कोई मूवमेंट दिखाएगा, कोई इवेंट होगा यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास झुकाव है ये रिपल बनेगा, लहर बन के ट्रेवल करेगा हर तरफ को। इस डिस्टॉर्शन को ये ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल वेव जो है ये हमें रिसेंटली डिस्कवर की है और इसने हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज खोली हैं। वो ऐसे कि प्यारे बच्चों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लाइट के जरिए हम नहीं देख सकते। हमारी टेलीस्कोप्स हैं उसके लिए एक तरीके से अंधी हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स ने हमें ऐसे इवेंट्स को भी डिटेक्ट करने का मौका दिया है, ऐसे इवेंट्स को भी डिटेक्ट करने का हमें बताया है। अब आप देखें कि कोई इवेंट होगा तभी रिपल्स कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो ये आपके सामने एक वीडियो देख सकते हैं आप। इसमें दो हमारे एक बाइनरी, इसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं बेटा, बाइनरी कहते हैं दो, इसमें दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये और एक ये दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द गोल गोल घूम रहे हैं, ये आपस में मर्ज भी होंगे। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे जैसे एक दूसरे करीब आते हैं इनकी स्पीड तेज हो रही है और हमारे पास रिपल बन रहे, तो वो रिपल बहुत ही ज्यादा एम्पलीट्यूड से चारों तरफ को मूव अवे कर गए। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल वेव्स थी। अब आगे चलते हैं इनकी टाइप्स के ऊपर। अच्छा, बाय द वे, ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स बनी है, ठीक है, ये जब मैटर के थ्रू पास करती है तो ये क्या करती हैं, इनके प्यारे बच्चों दो इफेक्ट्स हैं, बिल्कुल सेम चीजें, इफेक्ट्स देखते हैं। स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन। ग्रेविटेशनल वेव्स जो है जब वो पास करती है किसी मैस के थ्रू तो वो उसको स्ट्रेच और एक्सपैंड करती है। जैसे कि अगर आप साउंड की वेव को इमेजिन करें, साउंड की वेव जब वो ट्रेवल करती है हवा में सीधी, लेकिन वो बेसिकली मॉलिक्यूल्स को आगे पीछे ऑसिलेट करवाती हुई जाती है। इसी तरह आप देखें कि ये साउंड की वेव की बजाय हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव है। ग्रेविटेशनल वेव बेसिकली स्पेस को क्या कर रही है, इस तरह ऑसिलेट करवाती हुई जा रही है। विच मींस कि अगर ये अर्थ के थ्रू गुजरेगी, तो आप आगे एक एनिमेशन भी देखेंगे उसमें आप देख सकते हैं बेटा, अर्थ के थ्रू गुजरेगी तो ये अर्थ को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अगर आपने पढ़ा हो टाइड्स के बारे में जो कि मून प्रोड्यूस करता है अर्थ के ऊपर। तो बेसिकली अर्थ के जो सीज हैं, अर्थ के जो समंदर हैं, उनको एक्सपैंड करता है मून।
अब पानी को अपनी जगह से उठाता है और बाद में वो दोबारा वापस अपनी जगह पे आते हैं। इसीलिए आप अपने राइट साइड पे देख सकते हैं कि हमें इस टाइडल फोर्सेस का नाम भी लिखा हुआ है। तो हम बेसिकली इस स्ट्रेचिंग को टाइडल फोर्सेस ही कहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ की चीजें आप याद रखें, वो ये कि जो स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग है, ये प्यारे बच्चों होती है जो वेव जिस तरफ को ट्रेवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर। और ये जो स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन है, इसी को ही स्पेस टाइम की डिस्टॉर्शन कहते हैं। और ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के तरीका, या आप कह सकते हैं डिटेक्ट करने के तरीकों की जो बेसिस है, बुनियाद है, वो यही स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन ही है। ठीक है। और अगर आप बात करेंगे टाइडल फोर्सेस की, तो प्यारे बच्चों ये टाइडल फोर्सेस ही इन्हें कहते हैं जब ये स्ट्रेच और एक्सपैंड करती हैं। ठीक है। ये किस चीज पे डिपेंड करती हैं? तो ग्रेविटेशनल वेव्स का एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है मैस पर, जो दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं उनकी रेवोल्यूशन की स्पीड पर। अगर एक ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड पर। ठीक है। और ऑब्वियसली वो जो हमारे पास इवेंट है वो कितना ज्यादा वायलेंट है, कितना ज्यादा मैसिव है, कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो एक और बात याद रखें, वो ये कि ये जितनी भी एम्पलीट्यूड में बड़ी हों, ये फिर भी हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटल होती हैं। सटल ऐसे कि आप देखें कि इनका एम्पलीट्यूड जो है ज्यादा से ज्यादा 10 की ताकत -21 मीटर होगा, और हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये प्रोटॉन के साइज से भी छोटा है। ठीक है। तो देखें इनको डिटेक्ट करना कितना ही मुश्किल है हमारे लिए। और दूसरा, इनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। और ये, अब आपको मिसाल देता हूँ, जैसे लाइगो में जो हमने आप कह सकते हैं दो ब्लैक होल्स के मर्जर को डिटेक्ट किया, वो 1.3 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था इवेंट, और वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती हुई ग्रेविटेशनल वेव्स अब अर्थ के करीब या अर्थ से गुजर रही थी। और लाइगो जो है ना, ये आमतौर पे जो आम इंटरफेरोमीटर्स होते हैं, इंटरफेरोमीटर क्या होते हैं इस बारे में भी हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर, उनसे 1000 गुना बड़ा है। ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल वेव्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है इस लिहाज से। एक तो इसने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी को टेस्ट करके देखा। आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी के बेसिस पे हमें ये कहा था कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, तो 100 साल बाद उन्होंने डिटेक्ट किया, इसका मतलब कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है वो दुरुस्त है। दूसरा, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि इवेंट्स जिनको हम अपनी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करके हम उनके बारे में भी पता लगा सकते हैं। और नंबर 3 वो ये कि प्यारे बच्चों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स जो कि हमसे बहुत दूर है उनके बारे में भी हम इससे पता लगा सकते हैं। तो इनकी 3 इंपॉर्टेंस आ गई, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकती हैं। अब इनकी टाइप्स के ऊपर चलते हैं। तो बेटा देखिए, इनकी 4 टाइप्स हैं, बेसिक टाइप। इनकी 4 टाइप्स बेसिकली देखें, जितने भी एक्सेलरेटिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे स्पेस के अंदर, वो सारे के सारे ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। और वो ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह ट्रेवल करती हुई अर्थ तक गुजरेंगी, अर्थ के पास से गुजरेंगी, अर्थ के अंदर से गुजरेंगी, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल होती हैं। ठीक है। तो जो डिटेक्टेबल ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो आमतौर पे आप कह सकते हैं बाइनरीज जो होते हैं ना, बाइनरी मतलब कि प्यारे बच्चों, पेयर में जो स्टार्स बने हैं, या पेयर में जो हमारे पास एक स्टार या प्लेनेट बना है, या एक पेयर है जिसमें दो ब्लैक होल्स हैं, उनसे बनने वाले जो है ना ग्रेविटेशनल वेव्स, वो डिटेक्टेबल होती है। और बाज़ औक़ात वो जब आपस में कोलाइड करते हैं तो तब भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं जिनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल वेव्स जो है ना, इनको आप रोक या ट्रैप नहीं कर सकते, ये ट्रेवल करती रहती हैं। और लेकिन इनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ये इंस्टेंट नहीं होती। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। ठीक है। अब आगे हम इनके टाइप को अपनी बारी पे देखते हैं। पहले बच्चे, सबसे पहली टाइप देखें, कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव्स। अब ये क्यों बनती हैं? तो इसमें सिंगल मैसिव ऑब्जेक्ट जो होता है ना, जैसे कि आपके सामने ये वीडियो में नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन स्टार है। और ये इसको पल्सार भी कहते हैं, बिकॉज इसके दो ऊपर और नीचे हमारे पास रेडिएशन की बीम्स है। अब देखिए, इनमें से ये वेव निकल रही है, ये कंटिन्यूअसली स्पिन करी जा रहा है और इसमें से वेव बन रही है। देखिए, आप रिपल देख सकते हैं, रिपल बन रहे हैं और वो कंटिन्यूअसली निकल रहे हैं, हम इनको डिटेक्ट करेंगे। तो इसलिए ये क्या है? ये कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव्स है। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इस तरह कांस्टेंट रेट पे मूव करते हैं? तो वाइट ड्वार्फ बार्नी सिस्टम हो गए, या फिर पल्सार हो गए, न्यूट्रॉन स्टार्स हो गए, तो ये सब ऐसे काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहली पहली टाइप है। दूसरी टाइप देखें, तो ये बर्स्ट, आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स है। बर्स्ट से मतलब होता है फटना। तो अब फटने से मुराद क्या है? तो अब यहाँ पर पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। यहाँ पर आपके पास दो चीजें लिखी हैं, सुपरनोवा और गैमा रे बर्स्ट। इनका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। पहले बच्चों, जब एक स्टार, जब उसकी डेथ होती है, उसके पास स्टार में बेसिकली दो चीजें होती है। एक फ्यूल होता है जो कि कॉन्स्टेंटली हमारे पास चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे रेडिएशन है, लाइट है, हीट है। और दूसरा दूसरा उसकी ग्रेविटी जो कि उस फ्यूल को सेंटर की तरफ को बांध के रखती है। अब आप ये जरा गौर करें कि जब उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, जब उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो ग्रेविटी ओवरकम कर लेगी उस मैटर के ऊपर, और उस मैटर को बहुत ही जोर से अंदर को खींचेगी। जब वो मैटर अंदर को कोलैप्स करेगा तो वो बाउंस बैक करेगा, और उसमें कुछ रिएक्शन या कुछ भी हो सकता है, और उससे ढेर सारी एनर्जी बर्स्ट होती है। ठीक है। अब आप देखें, इस वीडियो के अंदर आपको इसी तरह का एक बर्स्ट नजर आएगा। देखिए, पहले बच्चों, हमारे पास एक सुपरनोवा है,
और अब ये स्टार कोलैप्स कर गया। इसकी कोलैप्स से देखिए कितना स्ट्रॉन्ग और ब्राइट इवेंट हुआ है। ये इतना ब्राइट होता है कि कई हफ्तों, कई महीनों, कई सालों तक हमें गैलेक्सीज की बजाय सिर्फ यही नजर आता है। और ये ऐसे नजर आता है जैसे आसमान में तारा, हालांकि ये हमसे बहुत दूर होता है, लेकिन इसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है। ये एक क्रैब नेबुला बन रही है, आप इसको देखेंगे, इसको क्रैब नेबुला कहते हैं। और अब देखें दोनों में फर्क क्या है, सुपरनोवा में और गैमा रे बर्स्ट में। बेटा कोई फर्क नहीं है। अगर मैस थोड़ा होगा सुपरनोवा होगा, अगर मैस बहुत ज्यादा होगा गैमा रे बर्स्ट होगा। अब कॉस्मिक स्ट्रिंग क्या होती है? कॉस्मिक स्ट्रिंग बेसिकली स्ट्रिंग थ्योरी में आती है। हमारे पास बहुत ही छोटी सी रिपल, या आप कह सकते हैं कोई रप्चर है स्पेस टाइम के अंदर, कॉस्मिक स्ट्रिंग कहेंगे। वन डायमेंशनल होता है, लेकिन बहुत भारी होता है। बहुत ही छोटी सी स्ट्रिंग भी जो है अर्थ के बराबर मैस रख सकती है, उसकी वजह से भी ये प्रोड्यूस होती है, और कुछ भी नहीं। नंबर 3 देखें, कॉम्पैक्ट बाइनरी। कॉम्पैक्ट बाइनरी कहते हैं जब हमारे पास दो न्यूट्रॉन स्टार्स या बाइनरी या ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार प्लस ब्लैक होल ये एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। ये सबसे कॉमनली डिटेक्टेड टाइप है, बिकॉज ये सबसे मैसिव किस्म की चीजें हैं जिनको डिटेक्ट किया जा सकता है। अब इस वीडियो में देखें, हमारे पास एक बड़ा स्टार और एक छोटा स्टार, व्हाइट डॉर्फ्स कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ये न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, एक दूसरे के गिर्द जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये मर्ज भी कर सकते हैं, मर्ज नहीं भी कर सकते। तो ये हमारे पास एक बाइनरी सिस्टम की मिसाल आई और आपने देखा। ये लाइगो कार्टेक की वेबसाइट से ली गई वीडियो है, उन्होंने ये एनिमेशन बनाई है, ये नहीं है। और लास्ट में स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक प्यारे बच्चों कहते हैं रैंडम को। ठीक है, रैंडम मतलब कि जैसे कि अगर आप बाहर सड़क में खड़े हो, गली में खड़े हो, या आप बाहर निकल के देखें, तो आपको हल्का हल्का सा शोर जिसमें परिंदों के चहचहाने की आवाज है, ट्रैफिक की आवाज है, हवा के चलने की आवाज, इनको कहेंगे ये रैंडम साउंड है, बैकग्राउंड साउंड है। तो इस तरह की ग्रेविटेशनल वेव्स भी हमें मौसूल होती रहती हैं। ये आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि देखिए ये वेव गुजरी है अर्थ के थ्रू, और अर्थ को बार बार जो है ना ये एक्सपैंड और कंप्रेस करी। बाय द वे ये स्केल बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया गया है। इसमें जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन होती है ना, ये बहुत ही टाइनी होती है, बहुत ही टाइनी, इतनी कि हम इसको अपने पास पड़ी चीजों पे भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अर्थ को दूर से दिखाया गया आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। ये आमतौर पे बहुत ही डिस्टेंस बाइनरी स्टार से, बाइनरी सिस्टम से आती वेव्स हैं, जो कि एक दूसरे के साथ सुपरपोजिशन में इंटरफेरेंस करके अपने एम्पलीट्यूड को बढ़ा देती हैं। इनमें से काफी सारी जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है डिटेक्ट करने में। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसको डिटेक्ट कैसे करना है? तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही इफेक्टिव एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे हम इंटरफेरोमीटर कहते हैं। एल्बर्ट माइकलसन ने इसको सबसे पहले बनाया था। ये आप एनिमेशन देखिए, इसमें आपको समझाते हैं कि इंटरफेरोमीटर काम कैसे करता है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक लेजर का सोर्स है, वो दो में डिवाइड हुआ और वो आगे गया और दोनों मिरर से लग के वापस आया, आपस में इंटरफेयर कर रहा है, स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब इसको क्लोजली देखते हैं। देखिए लेजर का सोर्स है, उसमें से ये वेव निकलेगी। ये हमारे पास एक खास मिरर है, इसने इसको स्प्लिट कर दिया बीम को दो हिस्सों में। पहला हिस्सा ये गया, ये मिरर से लग के ये बीम आएगी वापस, ये वापस आके अब ये क्या करेगी, ये इस जो बीम स्प्लिटर था उससे वापस आके ये इधर इधर को, यानी कि आपकी राइट साइड को रिफ्लेक्ट हो रही है, और दूसरी आर्म वाली बीम भी वापस आ रही है। दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। देखें ये इंटरफेयर कर रही है, कभी कंस्ट्रक्टिवली कभी डिस्ट्रक्टिवली। किस पे डिपेंड कर रहा है? दोनों मिरर्स की पोजीशन देखें। अगर मैं दोनों मिरर्स की पोजीशन, किसी एक की पोजीशन को थोड़ा बहुत भी चेंज करूंगा, तो ये जो हमारे पास फेस डिफरेंस है दोनों वेव्स का, ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। और कितना चेंज होगा प्यारे बच्चों? हमें सिर्फ दरकार है लैम्डा बाय 4 के, आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की मिरर के। लैम्डा बाय 4 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो लैम्डा बाय 2 का हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है उसको चेंज करेगा। तो हमारी वेव जो है वो, आप कह सकते हैं हमारी जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। कैसे नजर आएगी? तो देखिए स्क्रीन के ऊपर भी ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा है, ये स्पॉट जो है ये डार्क हो जाएगा या ब्राइट हो जाएगा। हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ये स्पॉट के चेंज होना हमें बताएगा कि मिरर या इस आर्म ने मूव किया है, या इसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रेचिंग हुई है, या कोई ना कोई एक्सपेंशन हुई है। अब आप गौर से देखें, इनमें से कोई एक आर्म भी जो है, इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं, इनमें से कोई एक आर्म भी जो है वो ये काम कर सकती है, ठीक है। ये आर्म या फिर ये आर्म जो है, इनमें से कोई भी एक आर्म जो है, अगर वो थोड़ी सी भी स्ट्रेच या एक्सपैंड होगी तो वो ये हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम में, मिनिमम मैक्सिमम में चेंज कर सकती है। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। अब देखें ना लैम्डा बाय 4 अगर आपने बुक करवाया है इसको, और लैम्डा बाय 4 कितना होता है, तो जो लाइट की बीम जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका लैम्डा बाय 4 आप लगा लें अगर, तो फॉर एग्जाम्पल 400 नैनोमीटर की लाइट है, तो सिर्फ 100 नैनोमीटर मूव करवाना है आपने, तो आपके पास चेंज हो जाएगा। ये इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है। अब इसको बड़े लेवल पे कैसे बनाते हैं, तो उस बारे में पढ़ते हैं। तो इंटरफेरोमीटर को ग्रेविटेशनल वेव्स की डिटेक्शन के लिए हम बना सकते हैं। इसके बेसिक कंपोनेंट आप पढ़ें, हमारे पास तकरीबन 7 के करीब कंपोनेंट्स हैं, तो ऐसे मजा नहीं आ रहा। हम यहाँ पे एक इमेज देखते हैं, ये देखिए ये इसकी आ गई इमेज। इस इमेज में देखें बिल्कुल वैसे ये लेजर है, और हमारे पास एक पावर रिसाइकलिंग मिरर है। ये कोई खास चीज नहीं है प्यारे बच्चों, ये जस्ट आप कह सकते हैं कि इस लेजर की बीम में और ज्यादा पावर और ज्यादा एनर्जी ऐड करता है। यहाँ पर बीम स्प्लिटर आ गया और उसने इसको दो आर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। एक आर्म सीधी जा रही है, दूसरी आर्म जो है आपके ऊपर वाली साइड को इस तरफ को ट्रेवल करेगी, और आगे मिरर पड़े, ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, इन दोनों से ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी।
अब ये वापस आएगी और यहाँ पर सिग्नल जो हमारे पास फोटो डिटेक्टर है वो इसको दोबारा डिटेक्ट करेगा और देखेगा कि मैक्सिमम आ रहा है मिनिमम आ रहा है। देखें इसमें जो आपके पास चीजें लिखी हैं इसमें और जो हमें पीछे एनिमेशन देखी क्या चीजों का फर्क है, तो चीजों का फर्क देखते हैं। तो इसमें एक चीज लिखी हुई है फेब्रे पिरो कैविटी। अब ये किस काम आती है, ये किस लिए बनी है, इस बारे में पढ़ते हैं। देखें ये फेब्रे पिरो कैविटी है। प्यारे बच्चों होता सिर्फ ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरफ से लाइट को इनपुट देता हूँ तो ये यहाँ से सीधी गुजरेगी, उधर से डायरेक्ट हो जाएगी। इसने कितना फासला ट्रेवल किया, इसने यहाँ से यहाँ तक का फासला ट्रेवल किया, आप खुद ही देख सकते हैं ये कितना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लेजर की बीम ज्यादा फासला ट्रेवल करके इस तरफ पहुंचे। अब तो मैंने इसके आगे भी एक क्या लगा दिया, और मिरर लगा दिया। तो ये जब लाइट की बीम इंटर होगी इस कैविटी में तो यहाँ से बाउंस करेगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर बाउंस करेगी, फिर इधर जाएगी। इस तरह बार बार बाउंस करने पे जहां तक मैं चाहूँ मैं वहां तक इस मिरर को बढ़ा के इसको बाउंस करवा सकता हूँ। यहाँ से निकलेगी तो इफेक्टिव डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक लेंथ है कैविटी वो जस्ट 1 किलोमीटर है, तो आप उसके अंदर इस तरह की फेबरे पे रॉ कैविटी बना के उस 1 किलोमीटर को कई 100 किलोमीटर में बदल सकते हैं। अब कई 100 किलोमीटर में बदलने का क्या फायदा हुआ, तो फायदा हमारे पास बड़ा सिंपल है। फायदा सिंपल ये है प्यारे बच्चों कि अगर आपके पास ये जो लेजर की लेंथ है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर होगी, या अगर आपके पास लेजर की लेंथ जो वो 1000 किलोमीटर होगी, तो दोनों में से मुझे बताएं कि ज्यादा सेंसिटिव जो है हमारे पास वो कौन से वाली लेजर की बीम होगी, 1 किलोमीटर वाली, 1000 वाली। बेटा 1000 वाली ज्यादा सेंसिटिव होती है, बिकॉज जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आपके पास एक मेजरमेंट हुई है, आपने एक मीटर रॉड को मेजर किया दोबारा और उसके अंदर 1% एरर है, आपने एक बार मेजर किया, अगर आपको मैं कहूँ बेटा 100 बार मेजर करें और फिर मुझे बताया क्या आंसर आता है, तो मुझे बताएं क्या वो एरर जो है अभी भी जो पहले था उतना ही रहेगा। वैसे है कि एक बार मेजर करने का 1% और है, 100 बार मेजर करने का 1% बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर जब आप बार बार आप कह सकते हैं अपनी इफेक्टिव लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो आपके पास डिटेक्शन की सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है, ये आम कैविटीज कहलाती हैं, बस यही कुछ ही है और ये इसका प्रोसेस है। अब होगा कि जब वेव गुजरेगी ग्रेविटेशनल वेव, तो जब गुजरेगी प्यारे बच्चों तो वो दोनों कैविटीज पर असर डाल सकती है। इनकी इफेक्टिव जो हमारे पास लेंथ है उसको कम ज्यादा कर सकती है। तो जो फोटो डिटेक्टर है वो इस लाइट के चेंज को मैक्सिमम मिनिमम में जो चेंज आ रहा है, लाइट की इंटेंसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको फौरन डिटेक्ट करके हमें बता देगा और हमें पता लग जाएगा यहाँ से एक वेव गुजरी है। ठीक है, तो लेकिन आपको एक और बात बताऊं, ये इतना सेंसिटिव होता है प्यारे बच्चों के इसके करीब हम फटक भी नहीं सकते। और ये बहुत ही छोटी सी भी आप कह सकते हैं स्टिमुलस से कोई ना कोई रिकॉर्ड कर सकता है, इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा डैम्पनिंग में और बहुत ही अंडरग्राउंड और बहुत ज्यादा सीक्रेसी आप ऐसे लगा लें कि बहुत दूर आबादी से बनाया जाता है। फिर भी हमें एतबार नहीं है कि हमारे पास एक डिटेक्टर जो है वो हमें सही सच्चाई बता सकता है, इसलिए हम कितने बनाते हैं, 2 बनाते हैं। देखिए हमारे पास 2 हैं। ये डिटेक्टर जो है ये बाद में बनने वाला है, इसका नाम वर्गो है और ये यूरोपियन ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी जो है ईगो उन्होंने बनाया है। ये टाव पीसा जो है ना, आपने टावर ऑफ पीसा सुना होगा जो कि टेढ़ा है और गैलीलियो ने उसके ऊपर से पत्थर फेंका, तो है तो बात झूठ, लेकिन टावर ऑफ पीसा बहुत मशहूर है बेटा, ये उस इलाके के करीब। और आप देखें कि ये इसकी सेंट्रल बिल्डिंग है, इसके अंदर लेजर है, इसके अंदर डिटेक्टर है, इसके अंदर ही आपके पास जो है वो पावर इंक्लूड करने वाले मिरर्स हैं। लेकिन देखें जो आर्म्स हैं हमारे इंटरफेरोमीटर की वो एक इस तरफ है और एक इस तरफ नजर आ रही होगी आपको, और आप देखेंगे कितनी बड़ी है। ठीक है, और इसने 2017 में पहली बार डिटेक्शन की थी और ये 3 किलोमीटर है इसकी आर्म की लेंथ। अब दूसरी देखें, ये बेटा लाइगो है, ये ज्यादा मशहूर है और ये यूएस में है और ये एमआईटी और कार्लटेक और वो सब मिलके इसको ऑपरेट करते हैं और इसकी जो आर्म है वो तकरीबन 4 किलोमीटर लंबी है। ये इसकी सेंट्रल बिल्डिंग है जहां पे डिटेक्शन होती है, जहां से लेजर प्रोड्यूस होती है। और एक आर्म ये है, यहाँ पे एक मिरर पड़ा है और एक आर्म यहाँ पे मिरर पड़ा है। तो हमने फेब्रिक कैविटीज और बहुत कुछ होगा। इन्होंने सितंबर 14 2015 को ये डिटेक्ट की थी। लोग शुरू में नहीं मानते थे कि ग्रेविटेशनल वेव्स को इस तरह प्रैक्टिकली डिटेक्ट किया जा सकता है। तो डॉक्टर किप थॉर्न जो हैं, अगर आपने मूवी इंटरस्टेलर देखी हो तो उसमें वो साइंटिफिक एडवाइजर भी रहे हैं और बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हैं। तो वो 1990 से ये बात कर रहे थे कि हम इंटरफेरोमीटर के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आपने देखा कि 2015 में डिटेक्ट हुआ तो उनको इसका सिला मिला। तो ये आप देख सकते हैं 2017 का नोबेल प्राइज फिजिक्स का डॉक्टर किप थॉर्न और उनके साथ उनके 2 साथी बैरी सीबेरिश और रेनर वाइस, इन तीनों को मिला। रेनर वाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये पाकिस्तान का कनेक्शन है लाइगो से। डॉक्टर नरगिस जो हैं ये एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, ये लाहौर में पैदा हुई लेकिन कराची में रही, इनकी तालीम जो है अर्ली वो कराची से ही हुई। उसके बाद ये अमेरिका गई और वहां पर एमआईटी में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग और साइंस बेस्ड इदारा है, 33 साल से वहां पे प्रोफेसर हैं और लाइगो के प्रोजेक्ट में सेंट्रल फिगर की हैसियत से काम कर रही हैं। 30 साल से लाइगो के साथ वाबस्ता हैं और हिस्टोरिकल जो हमारे पास 2016 में ऐलान हुआ था ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी का, उसमें इनका बड़ा किरदार है। और मैंने आपसे कहा था ना
कि रेनर वाइस के बारे में जरा गौर से देखिए। तो पहले बच्चों, डॉक्टर नरगिस जो है ये रेनर वाइस की डायरेक्ट शागिर्द हैं। ये डॉक्टर रेनर वाइस जो थे वो डॉक्टर नरगिस के पीएचडी के सुपरवाइजर थे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 8 इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कौन से हैं, इनको हम जरूर 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 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करके आपको दिखाया जाए। शुक्रिया।